कोरोना जैसी बीमारी के लिए वर्तमान में कोई भी अप्रूव्ड इलाज या दवा नहीं है विश्व में। मैं डॉक्टर मदन लाल भट्ट, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक फीवर क्लिनिक चल रही है और जिस व्यक्ति को बुखार है उसको वहाँ पर ऊपर ले जा करके एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में पीपी पहन करके हमारे चिकित्सक मरीज की जांच करते हैं। 20 से 25 लोगों का दल होता है जो एक हफ्ते तक आइसोलेशन में रह के, क्वारंटीन में रह करके वहाँ कार्य करता है। फिर वो किसी से विश्वविद्यालय में भी नहीं मिलता और अपने घर वालों से भी नहीं मिलता है। जांच के लिए वहाँ से उनको ट्रायल एरिया में भेज दिया जाता है और रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से भी कोरोना से बचा जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है, जहाँ पे किसी को भी सस्पिशन है अपने घर से फ़ोन करेंगे। जांच क्या कराई जाती है ये भी मैं बता देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर मदन लाल भट्ट, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं कोरोना बीमारी के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किए जा रहे कार्य के बारे में बताऊँगा। कोरोना की बीमारी के बारे में सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक फीवर क्लिनिक चल रही है जिसमें स्क्रीनिंग मरीजों की जाती है। वहाँ पे थर्मल स्कैनर के माध्यम से टेम्परेचर पहले 2 मीटर दूरी से ही देख लिया जाता है और जिस व्यक्ति को बुखार है उसको वहाँ पर ऊपर ले जा कर के एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में पीपी पहन करके हमारे चिकित्सक मरीज की जांच करते हैं, जिसमें कोरोना की संभावना होती है या जितने लक्षण हैं कोरोना से संबंधित, या किसी फॉरेनर के कांटेक्ट में आना, कोरोना मरीज के कांटेक्ट में आना, या और भी जो लक्षण है एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसमें सांस का फूलना, निमोनिया का होना, या कोरोना के किसी मरीज पर काम करने वाले चिकित्सक या कर्मचारी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को जांच के लिए वहाँ से उनको ट्रायल एरिया में भेज दिया जाता है। ट्रायल में उस मरीज के थ्रोट का स्वाब और नेजोफेरिंजियल स्वाब लेकर के कोरोना लैब जो KGMU में संचालित है माइक्रोबायोलॉजी विभाग में, वहाँ पे सैंपल भेजा जाता है। वहाँ पर सैंपल की जांच जो 12 घंटे में लगभग रिपोर्ट आ जाती है। यदि पॉजिटिव होता है तो उस मरीज को कोरोना वार्ड में एडमिट कर लिया जाता है और निगेटिव होने पर सामान्य मरीज की तरह से उनका इलाज किया जाता है। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर संचालित है। हमारी कोरोना वार्ड में भी ICU की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था सभी वार्ड कमरे में है और वेंटिलेटर्स भी वहाँ पे 16 वेंटिलेटर लगे हुए हैं। ट्रायल एरिया में भी 4 वेंटिलेटर, 2 एडल्ट्स के लिए, 2 बच्चों के लिए लगे हुए हैं। हमारे कोरोना वार्ड में इस समय एक व्यक्ति को वेंटिलेटर पे ट्रीटमेंट हो रहा है, 5 लोग नॉन वेंटिलेटर। सभी मरीज अलग अलग कमरे में रखे जाते हैं, इसलिए क्रॉस इन्फेक्शन का कोई रिस्क हमारे यहाँ पर नहीं है। एक डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ पर बनाया गया है जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की केवल सर्जरी होगी। एक लैब भी डेडिकेटेड बना दी गई है जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के ब्लड की जांच होगी। कोरोना वार्ड में हमारे जितने आवश्यक जांच के उपकरण हैं, एक्सरे, मोबाइल एक्सरे मशीन, मोबाइल अल्ट्रासाउंड, मोबाइल इकोकार्डियोग्राफी मशीन और तरह तरह की जितनी सुविधाएं हैं वहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। वहाँ पे चिकित्सक का दल एक हफ्ते तक कार्य करता है। 20 से 25 लोगों का दल होता है जो एक हफ्ते तक आइसोलेशन में रह के, क्वारंटीन में रह करके वहाँ कार्य करता है। फिर वो किसी से विश्वविद्यालय में भी नहीं मिलता और अपने घर वालों से भी नहीं मिलता है। 24 घंटे वहाँ सेवा देने के बाद 7 दिन के बाद उनको 2 हफ्ते की क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ किसी होटल में या विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में उनको रखा जाता है। उसके बाद ही जाँच करके वो रोग मुक्त स्थिति में उनको फिर अपने कार्य पे जाने के लिए इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कोरोना जैसी बीमारी के लिए वर्तमान में कोई भी अप्रूव्ड इलाज या दवा नहीं है विश्व में। तो केवल इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट की दृष्टि से कोरोना जैसी बीमारी या किसी भी वायरल बीमारी में रेस्ट सबसे आवश्यक ट्रीटमेंट होता है। तो मरीज को आवश्यक रेस्ट लेना चाहिए। किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जिसको सस्पिशन भी हो नहीं लिप्त होना चाहिए और रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से भी कोरोना से बचा जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए और फलों और सब्जियों के प्रयोग में
में ध्यान देना चाहिए कि ताज़ी और मौसमी सब्जियों का प्रयोग करें और सब्जियां और फल वो हों जो स्थानीय उपलब्ध हों, सीजन के हों और स्थानीय हों, लोकली उपलब्ध हों, तो इससे आपके लिए बेहतर होता है। हल्दी के लिए देखा गया है, अदरक है, लहसुन है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, अश्वगंधा है, मेधु है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए। और गिलोय तो वह सबसे महत्वपूर्ण है जिसको आयुष मंत्रालय रिकमेंड कर रहा है, तो इनको भी अपने प्रयोग में लेना चाहिए। इस बीमारी के लिए चूँकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, वर्तमान में विश्व में कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, तो इससे बचाव भी एक साधन है जिससे कि समाज को बचाया जा सकता है। और बचाव के लिए जो 3 सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना के रखना है। घर में भी कम से कम 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना के लोग रखें। घर में बुजुर्ग और बच्चों को दूर रखें, उनको संक्रमण में आने से बचाने की आवश्यकता है। और दूसरा आवश्यक कदम है बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना। साबुन पानी से हाथ धोने के लिए 20 सेकंड कम से कम धोना चाहिए, जिसमें हाथ का आगे का हिस्सा भी रगड़ना चाहिए, फिर पीछे का रगड़ना चाहिए, पीछे रगड़ने के बाद मुट्ठी को रगड़ना चाहिए, दोनों मुट्ठियों को, फिर नाखून को रगड़ना चाहिए और फिर कलाई को रगड़ना चाहिए और अंगूठे को दोनों रगड़ना चाहिए। तो ये पूरे 20 सेकंड में ये प्रक्रिया पूरी होती है और जिससे प्रभावी तरीके से अगर कोरोना का वायरस हाथ में लग भी गया है तो उसको मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा जो कदम है बचाव के लिए, उसमें है घर के बाहर जाते समय मास्क का निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। और तो इसमें हर व्यक्ति को ये आवश्यक है कि अपने को बचाने के लिए और अपने द्वारा अगर संक्रमण हुआ तो दूसरे को संक्रमित न किया जाए, तो इन कदमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ ये लॉकडाउन की व्यवस्था चल रही है। अब इसको 3 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। पूरे समाज को इसमें आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहिए शासन प्रशासन का, और तभी इस बीमारी से बच सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हर सीएमओ में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे किसी को भी सस्पिशन है अपने घर से फ़ोन करेंगे, उनकी टीम जा करके वहाँ पे थ्रोट स्वाब या नेजोफेरिंजियल स्वाब, जिससे इस बीमारी की जांच होती है, उसको कलेक्ट करके और लैब में भेज दिया जाता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लैब है, SGPGI में है, राम मनोहर लोहिया में है, कमांड हॉस्पिटल में है और प्रदेश के सभी जिलों में है, सभी इलाकों में, रीजन्स में है, सभी कमिश्नरी में है, तो उससे जांच कराने की आवश्यकता है। जांच क्या कराई जाती है ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि या तो गले से रुई के फाहे पर, जिसको स्वाब कहते हैं, वहाँ पर सिक्रीशंस को, स्राव को एकत्र किया जाता है, या नाक के रास्ते से स्राव को लिया जाता है। उसी स्राव से वायरस का इन्फेक्शन का पता लगता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये इन्फेक्शन वायरस का मुंह से, नाक से या आंख के माध्यम से ही शरीर में भीतर प्रवेश करता है। तो यदि कहीं पर संक्रमण है कोई स्थान पर, अगर हम वहाँ पे हाथ लगाते हैं, चाहे दरवाजा है, हैंडल है, मेज है, टेबल है, कार का स्टीयरिंग है, तो उसको अगर छू करके और वहाँ पे वायरस का संक्रमण है, उसको हम मुंह नाक के पास ले जाएंगे तो संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए मास्क को लगाना, घर से निकलने के पहले सरसों का तेल अगर नाक में लगाया जाए तो एक वहाँ पर उसकी लेयर बन जाती है सरसों के तेल, जिसमें कि वायरस फंस जाएगा तो वायरस इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। पर्याप्त मात्रा में गर्म पेय पदार्थ पीने की आवश्यकता है, जैसे तुलसी, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा दिन में बार बार पीते रहें, गर्म चाय पीते रहें। ठंडे पदार्थों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फ्रिज की निकली हुई चीज़ों को, बासी चीज़ें बिल्कुल न खाएं। इस तरह के अगर उपायों को लेकर के हम लोग प्रयोग करते हैं, घर के भीतर प्रवेश करें। जो लोग कोरोना एरिया में काम कर रहे हैं, जहाँ पे जिनको समाज में जाना ही है, पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्यकर्मी है, तो अपने जूते को घर के बाहर ही निकालें और उस एक दिन पहने हुए जूते को कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ दें, उसको बदल के अगले दिन दूसरे दिन जूता पहने। घर में प्रवेश करने के बाद स्नान अवश्य करें। उस कपड़े को जिसको पहने थे उसको धुलने के लिए डाल दिया जाए, धुल दिया जाए गर्म पानी के साथ, तो उससे भी संक्रमण अगर उस कपड़ों में होगा तो वो दूर किया जा सकता है। तो कुछ ये ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से अगर उसका कड़ाई से पालन हम लोग करते हैं तो इस महामारी से बच सकते हैं। और इसमें आवश्यकता पड़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, देश की सरकार के द्वारा और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के द्वारा भी 24 आवर्स हेल्पलाइन भी चल रही है।
कंट्रोल रूम है जहां पे मरीजों को गाइड किया जा रहा है और मरीजों को टेली मेडिसिन के माध्यम से कंसल्टेशन भी दिया जा रहा है। इसलिए अनावश्यक किसी मरीज को अपनी जांच कराने के लिए किसी बड़े अस्पताल में घर से जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो संक्रमित होगा तो दूसरे को संक्रमित करेगा और संक्रमित नहीं होगा तो वहाँ पे किसी दूसरे संक्रमित के संपर्क में आकर के खुद संक्रमित हो सकता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि अपने घर पे या नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाकर के बताएं। हर जिले में कई अस्पताल ऐसे हैं जो CHCs हैं, सब में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपने को भी संक्रमण से बचाएं और दूसरों को भी संक्रमण से बचाएं। और किसी भी व्यक्ति में अगर इस तरह के लक्षण हैं कि श्वास फूल रही है, साथ में बुखार है, सूखी खांसी आ रही है, ये 3 प्रमुख लक्षण हैं। सबसे पहले इस बीमारी में बुखार आता है, उसके बाद सूखी खांसी आती है और श्वास फूलने की समस्या सबसे बाद में आती है। तो इन 3 प्रमुख लक्षणों का जहां भी हो तो उस व्यक्ति को अवश्य अपनी जांच कराने के लिए आना चाहिए। और इसके अलावा छोटे मोटे जो लक्षण हैं वो है कि हाथ पैर में जोड़ों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, डायरिया डिसेंट्री का होना, इसके कुछ अन्य लक्षण हैं। साथ में नाक का बहना, छींक आना। छींक बहुत कम मरीजों में आती है लेकिन नाक बहने की समस्या हो सकती है। तो इस बीमारी से जो भय है उस पैनिक को भी दूर करने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग मृत्यु दर 1% के आसपास है। तो जितने 600-700 मरीज हुए हैं, मृत्यु की 1% की 99% मरीज खतरे के बाहर हैं। पूरे विश्व में भी माइल्ड नेचर की बीमारी 95% लोगों में है, 4-5-6% लोगों को मृत्यु का खतरा है। तो इसलिए ज़्यादातर मरीज ठीक हो सकते हैं अगर अपनी सही समय पर जांच करा लें, उसका इलाज करने का मौका दें चिकित्सकों को और सहयोग दें शासन को। अपने दिनचर्या को ठीक रखकर पर्याप्त नींद लेके, पानी लेकर के, पौष्टिक भोजन का प्रयोग करके, आराम करके ही इस बीमारी से पार पाया जा सकता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट चिकित्सकों की देखरेख में ही करना है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन को कहा जा रहा है कि इसमें कारगर है, लेकिन स्वतः इसका मेडिकल ट्रीटमेंट न करें क्योंकि इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। तो कोई भी अपने हाथ में इलाज की कुंजी न लें, चिकित्सकों पे जिम्मेदारी रहने दें और चिकित्सकों और प्रशासन को, पुलिस को, हर व्यक्ति को सहयोग करने की आवश्यकता है। बीमारी को छिपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बीमारी को के लिए आगे आकर के जांच कराने से, इलाज कराने से समस्या का समाधान होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हमारी बात सुनने के लिए, इस पर अगर पालन करते हैं तो हमारे लिए ये सौभाग्य होगा। थैंक यू।